Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvi. Today's our topic is mango. आज हम बहुत सारे आम के वेराइटीज के बारे में, उसके प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, उसे कैसे हार्वेस्ट करते हैं उसके बारे में सारे के सारे चीज डिस्कस करूंगा। और टॉपिक कवर के साथ साथ मैं आपको पास्ट 10 ईयर में जो भी IBPS AFO का क्वेश्चन आया था इससे मैंगो से रिलेटेड और ICAR PG का क्वेश्चन आया था मैंगो से रिलेटेड सारे के सारे बताते चलूंगा। इस तरह आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और MCQ भी सॉल्व होता रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट। लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंगो वेराइटीज याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इसको मैं बार बार यूज करूंगा, क्योंकि बहुत ही बार ये चीज आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडियन मैंगो वेराइटीज है और आपको स्टेट भी याद रखना चाहिए, पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसा सवाल भी नहीं आता। मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल एग्जाम में नहीं आता। जैसे कि अगर अल्फांसो की बात करें तो महाराष्ट्र सिर्फ नहीं है जो कि अल्फांसो मैंगो को प्रोडक्शन करता है, बहुत सारे स्टेट हैं जो कि अल्फांसो मैंगो को प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर स्टेट नहीं आएगा, सिर्फ आप वेराइटीज याद रख लीजिए। अल्फांसो, तोतापरी, बांगरपली, दशहरी, केसर, लंगड़ा, अंबिका, ये सारे इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। चौसा। सो मैं जब प्लांट प्रोटेक्शन की बात करूंगा तो ये सब आएंगे वहां पे। टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ ही साथ पास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था IBPS AFO में मैं आपको बता दूंगा मैंगो से रिलेटेड, और ICAR PG JRF एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चन आया था मैं साथ ही साथ बताते चलूंगा। इसके साथ ही साथ आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएगा। सो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियासी है, ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसको बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स एंड ये हमारा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है। ये सबको पता ही होगा, इससे कोई समझने वाली बात नहीं है। एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन A एंड C। विटामिन सी यूज फॉर एंटीऑक्सीडेंट, ओके। फॉर स्कर्वी डिजीज क्योर करने के लिए हम विटामिन C यूज करते हैं। और विटामिन A आपको तो पता ही होगा, नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए विटामिन A यूज होता है। एंड मैंगो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 11 मिलियन टन्स, रफली 58% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। मतलब वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उससे 58% ओनली इंडिया प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर वर्ल्ड में 19 मिलियन प्रोडक्शन होता है तो फिर 11 मिलियन टन फ्रॉम इंडिया ओनली। ये चीज याद रख लीजिए। ये पहले वाले स्लाइड में हमने देख चुके हैं इंपोर्टेंट आम के वेराइटीज एंड उसके स्टेट, यहाँ पे डिटेल में है, पर सारे के सारे स्टेट एंड सारे के सारे वेराइटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूँ, उसको जरूर याद रख लीजिए। अगर आप चाहें तो सब याद रख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपको बैंगरपली, नीलम, तोतापरी, ओके। बिहार में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी एंड वन मोर लंगड़ा, ओके, लंगड़ा फ्रॉम बिहार। गुजरात में केसर, अल्फांसो, तोतापरी, नीलम, दशहरी, लंगड़ा। यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, बहुत सारे वेराइटीज एक ही स्टेट का नहीं है, मतलब 2-3 स्टेट से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं नीलम, तोतापरी, ये सिर्फ गुजरात से नहीं, ये आंध्र प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। तो फिर इसको थोड़ा ध्यान में रखना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हरियाणा, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फाजिल। जनरली दशहरी, चौसा, लंगड़ा ये सारे के सारे स्टेट में आएंगे, क्योंकि पॉपुलर कमर्शियल वेराइटी है तो सारे के सारे स्टेट पैकेज करते हैं। हिमाचल प्रदेश ऑल्सो सेम। कर्नाटका, अल्फांसो, तोतापरी, बांगरपली। मतलब बांगरपली आपने देखा था आंध्र प्रदेश से, पर यहाँ पे कर्नाटक में भी इसको पैकेज करते हैं। तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि कंफ्यूज वाला हो, ओके। महाराष्ट्र, अल्फांसो, केसर, पैरी। महाराष्ट्र में बहुत सारे आम के वेराइटीज है, तो कुछ उसमें से कमर्शियल है, जैसे कि अल्फांसो। ये भी वही सेम वेराइटीज है, याद रख लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे में सही वही चौसा, दशहरी वही आएगा, वही 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 अल्फांसो, तोतापरी। सो इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखना चाहिए। ये चीज आप याद रख लीजिए,
हमें हाइब्रिड के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही बार। IBPS AF हो गया, ICRJRF हो गया, बहुत ही बार पूछा गया है। मतलब अगर दोनों को हम क्रॉस करते हैं कौन सा वैरायटी निकलता है, ये याद रख लीजिए। नीलम, बेंसान, नीलसान। ये तो आसान होगा, नीलम, बेंसान। सो ये वाला नहीं आएगा, तो कौन सा वाला आएगा मैं आपको बताता हूँ। नीलम, यारामुल्गा, नीलोगा, ये आ चुका है ऑलरेडी ICRJRF में, और इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको रेगुलर वेराइटीज, आम्बो, इरेगुलर बियरिंग, ये सब पता ही होगा। अगर आप भूल गए हैं तो फिर मैं आपको रिकॉल कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन एफओ में आ चुका है, जैसे कि बांग्रापल्ली अल्फांसो, अक्रा अरुणा। मतलब बांग्रापल्ली अल्फांसो को क्रॉस करने के बाद जो मिलता है वो अर्का अरुणा है। ये बात आ चुका है ऑलरेडी। क्यों ये सब आता है? क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है इन वेराइटी को, इसीलिए वो क्वेश्चन पे आता है। ICR ने, IIHR ने, IARI ने, ये सारे इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के। सो वो लोग जो भी नया वेराइटीज रिलीज करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। अल्फांसो बांग्रापल्ली, अर्का पुनीत, ये याद रख लीजिए। अल्फांसो जंदापसंद, अर्का अनमोल, अल्फांसो नीलम, अर्का नीलकिरण, ये बहुत ही बार आ चुका है, बहुत ही बार। ये दोनों सवाल जो IARI ने रिलीज किया है एवरी ईयर आता है ICRJRF में, ऑल्सो AFO में एवरी ईयर। दशहरी नीलम क्रॉस करने के बाद आम्रपल्ली आता है, नीलम दशहरी क्रॉस करने के बाद मल्लिका आता है। इसको कैसे याद रखना है? दशहरी D, नीलम N, आम्रपल्ली A, मतलब DNA, ये याद रख लीजिए, DNA। सो आप ऐसे सब ट्रिक बना के याद रख सकते। नीलम, दशहरी, मल्लिका, सो N D M, ऐसे याद रख लीजिए, आपके लिए इजी होगा। ये दोनों भी हर साल आता है। नीलम अल्फांसो रत्ना होगा, मतलब NAR, एंड बैक क्रॉस अगर रत्ना अल्फांसो सिंधु होगा, मतलब RAS। बहुत सारे इंपोर्टेंट वेराइटीज है जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, मैं आपको बताता चलूंगा। अगर टेबल वेराइटीज की बात करें, टेबल वेराइटीज मतलब जिसमें जूस नहीं होता, जो आम में जूस नहीं होता, वो सॉलिड होता है, तुम उसको डायरेक्ट ईट कर सकते हो, टेस्टी भी होता है। याद रखने के लिए नीलम, बेंगलोरा, अल्फांसो। ओके, अल्फांसो सभी को लगता है ये जूसी वेराइटी है, पर नहीं, अल्फांसो टेबल वेराइटीज है। ये तीनों आप याद रख लीजिए टेबल वेराइटी में। अगर जूसी वेराइटीज की बात करें तो फिर चिरुका रासम, रासम, रासम मीन्स जूस, कोत्तापल्ली कोबेरी, ये याद रख लीजिए। और ये फिरंगी लड्डू, ये भी आता है जूसी वेराइटी में। टेबल भी होगा, जूसी वेराइटीज भी होगा, ये नहीं आता है जनरली। इस बार IBPS AFO में ये आया था। इनमें से कौन ऑफ सीजन वेराइटीज नहीं है, और इनमें से कौन रेगुलर वेराइटीज है, इनमें से कौन इरेगुलर वेराइटीज है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ऑफ सीजन वेराइटी आपको याद रख लेना चाहिए, नीलम, बेंगलोरा, रूमानी, रॉयल स्पेशल। ये नीलम ऑफ सीजन वेराइटीज भी है, टेबल वेराइटी भी है। ऑफ सीजन वेराइटी मतलब एक ऑन सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। ऑफ सीजन मतलब जब आम का सीजन नहीं होता है पर आपको आम मिलेगा, वो नीलम होता है। टेबल वेराइटी प्लस ऑफ सीजन वेराइटी इज नीलम, याद रख लीजिए। पिकल वेराइटी जनरली नहीं आता, वेराइटीज फॉर प्रिजर्वेशन नहीं आता। जो लोग को बहुत सारे चीज याद रख रहता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग याद रख सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब टाइम के अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम आम के वेराइटीज को क्लासिफाई करें। एली वेराइटीज याद रखिए, बहुत ही बार आ चुका है। अल्फांसो, पनाकालू, ये दोनों एली वेराइटी है। नेक्स्ट आता है हमारा मिड सीजन वेराइटी, मल्लिका, जो कि एक हाइब्रिड है, वो मिड सीजन वेराइटी से बिलोंग करता है, ये याद रख लीजिए।
देन कोत्तापल्ली, कोबेरी, पेडासम, ये सारे के सारे मिड सीजन वेराइटी में आता है। लेट वेराइटी क्वेश्चन आया था, आम्रपल्ली, नीलम, ये दोनों लेट वेराइटी से बिलोंग करते हैं। नीलम मैंने आपको बताया था, नीलम क्या होता है, टेबल वेराइटी है, ऑफ सीजन वेराइटी है, और यहाँ पे लेट वेराइटी भी है। ऑफ सीजन वेराइटी ये तो हम पढ़ चुके हैं, नीलम एक बार फिर से जस्ट आपके मेमोरी फास्ट करने के लिए। देन क्लाइमेटिक कंडीशन, आम के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है। अल्टीट्यूड 1500 मीटर तक वैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस से आम ग्रो कर सकते हैं, पर ये आइडियल नहीं है, आइडियल है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रोपागेशन किसमें होता है, आम, मैंगो इज हाईली हेट्रोजाइगस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, मैंगो इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, याद रखिए। Polyembryonic varieties can be propagated through seed because they produce two type seedlings. Okay, whereas the monoembryonic varieties need to propagate vegetatively. Monoembryonic should be propagated vegetatively और polyembryonic को हम seed से propagate करते हैं। अगर आपको नहीं पता polyembryonic, monoembryonic, ये सारे हम बेसिक हॉर्टिकल्चर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वेराइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि कुक्कन हो गया, ये सॉल्ट रेजिस्टेंस है और पॉलीएम्ब्रियोनिक भी है। ओलोर भिगोरियस रूट स्टॉक है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया पर आ सकता है क्योंकि ये एक स्पेशल चीज है। रूमानी, कल्पेडा, पेलाकोलम, ये ड्वार्फिंग वेराइटी है, ये नहीं आएगा। ये भिगोरियस रूट स्टॉक, मतलब ओलोर को हम रूट स्टॉक के लिए ले सकते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। कुर्कन सॉल्ट रेजिस्टेंस है, मुबदन नेकर सॉल्ट टॉलरेंट है, और पुलिमा प्रोफाइल रूट स्टॉक है। ओके, उसके बाद प्लांटिंग आता है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, सारे के सारे फ्रूट क्रॉप में हम वैसे ही करते हैं। 3 फीट 3 फीट 3 फीट साइज का हम पहले एक डॉग करेंगे, उसके बाद उनमें से सीड सो कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब सीड को नर्सरी से लेके हम मेन फील्ड में प्लांटिंग करेंगे इसी साइज के गड्ढे में। ओके, ये तो सबको पता ही होगा। स्पेसिंग कितना रहता है, ये तो बहुत ही वैरी करता है। आपको क्या याद रखना चाहिए, सवाल आता है इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन में स्पेसिंग कितना रहता है, वो भी वैरी करता है स्पेसिस के स्पेसिस। अगर मंजीरा महमूद एग्जाम में दिया गया है तो फिर आप 4.5 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। अगर आम्रपली दिया गया है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही बार आईसीआरपीजी में पूछा गया है, उस ऐसे 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर वैरी करता है, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे। क्योंकि हाई डेंसिटी मतलब हम बहुत सारे प्लांट्स एक लेस स्पेस एरिया में अकोमोडेट करते हैं, इसलिए स्पेसिंग थोड़ा सा कम है आज यूजुअल से। देन आता है इंटरक्रॉपिंग से और इंटरकल्चर में। क्या आम के बागीचे पे हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। बट कौन सा वेजिटेबल, कौन सा लेग्यूम क्रॉप और कौन सा क्रॉप हम कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर भिंडी चाहो तो कर सकते हैं, भिंडी एस्कुलेंटस मुस्चेटस पता ही होगा, काउपी, पोटैटो, कुकुरबिट्स and leguminous crop like groundnut, dwarf banana, और कवर क्रॉप लाइक सेसबियन, क्रोटोलारिया जुन्सिया, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। कवर क्रॉप बहुत ही अच्छा होता है, ये क्रॉप को प्रोटेक्शन भी देता है और न्यूट्रिएंट एनरिच करता है सॉइल में, और आपको एक्स्ट्रा एयर भी मिलता है। तो फिर कवर क्रॉप मेरे हिसाब से अच्छा है। और सेसबानिया तो एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी है, तो फिर ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जनरली हम करते हैं हॉर्टिकल्चर में, ट्रेनिंग, प्रूनिंग। ट्रेनिंग पहले होता है, मतलब उसके बाद प्रूनिंग करते हैं। ओके, ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानते हैं। एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्टेम शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ब्रांचिंग, क्योंकि अगर ब्रांच हो जाएगा तो सारे न्यूट्रिएंट वहां पे चला जाएगा, हमें उसे रोकना है। द फर्स्ट लीडर ऑफ मेन ब्रांच शुड बी अलाउड आफ्टर दैट। ओके,
The main branch should be spaced in such a way that they grow different direction and at least 20 centimeter apart. मतलब ब्रांच ऐसे ग्रो करेंगे 20 to 25 सेंटीमीटर अपार्ट, क्योंकि अगर बहुत ही डेंस हो जाएगा तो फिर यील्ड अच्छा नहीं होगा। और प्रूनिंग ट्रेनिंग के बाद बहुत ही देर बाद प्रूनिंग होता है, जब तक पेड़ बड़ा हो जाता है। आफ्टर गिविंग ए रेस्ट पीरियड ऑफ 15 to 20 days आफ्टर हार्वेस्टिंग, प्रूनिंग हैज टू बी टेकन अप। मतलब हम एवरी साल हार्वेस्ट करते हैं आम को, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग 10 to 20 days रेस्टिंग पीरियड देना चाहिए, उसके बाद आप प्रूनिंग कर सकते हैं। देन मैन्योरिंग शेड्यूल, ये भी एग्जाम में आ चुका है, पर एक ही सवाल आया था मैंगो का मैन्योरिंग कैसे होता है, मतलब एनपीके रेशियो। तो फिर आप किसको चूज करना चाहिए, ये 10 ईयर वाला चूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो आप याद नहीं रख सकते अगर ये भी नहीं आता है। जनरली आता है आफ्टर 10 ईयर, बिकॉज 10 ईयर के बाद मैंगो का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है एक्चुअली। हालांकि वेराइटी से वैरी करता है, पर स्टिल आप कह सकते हैं 10 ईयर के बाद एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। तो फिर FYM 100 kg and 250 grams per plant, 160 phosphorus per plant and 600 grams per plant। हमें मैंगो पे रिसर्च नहीं करना है, हमें सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फिर हम डिटेल में क्यों पढ़े, जो चीज जरूरत है मैं आपको उतना ही चीज दूंगा। इतना सारा बर्डन लेकर आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप है, मैंगो है, बनाना है, डेट पाम है, ऐसे तो अराउंड 100 क्रॉप आएगा, तो फिर किस किस को आप याद रखेंगे। तो फिर जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वही। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मैंगो में, ऑन वेराइटी, ऑफ वेराइटी, ऑन ईयर, ऑफ ईयर, मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस स्लाइड में। मतलब एक सीजन होता है जिसमें आम ही होता है, बहुत सारे आम, अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ आम। समर सीजन जिसको हम ऑन ईयर बोलते हैं। ऑफ ईयर विंटर सीजन में आम तो नहीं होता है, पर हमको आम चाहिए हर साल हर वक्त, तो इसीलिए हमको मैनेज करना चाहिए। मतलब ऑन ईयर में बहुत सारे आम की वजह से प्राइस बहुत ही फॉल कर जाता है, ऑफ ईयर में प्राइस बहुत हाइक रहता है, पर हमारे पास आम नहीं होता है, तो फिर प्रॉफिट कैसे करें, ये चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये होता है प्रॉब्लम्स इन मैंगो कल्टीवेशन। सो ये जो ऑन ऑफ का प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग ऑफ मैंगो। इसको हम कैसे ओवरकम करें, प्रॉब्लम तो पता चल गया, पर उसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे वेराइटीज को आप प्लांट करना चाहिए जो कि रेगुलर बियरर से, मतलब ये IBPS AFO में आया था 2018 और 19, मेरे को याद नहीं, आया था। तोतापरी, रूमाई, बैंगलोर, नीलम, मल्लिका, आम्रपली, रत्न, ये सारे के सारे रेगुलर वेराइटीज है, मतलब थ्रू आउट ईयर ये आपको फल देंगे। तो फिर बेफिक्र होके ये चीज आप प्लांट कर सकते हैं। तोतापरी बहुत प्लांट होता है, नीलम बहुत ही ज्यादा फेमस, मल्लिका भी बहुत ही ज्यादा फेमस, आम्रपली एंड रत्ना ऑल्सो। ओके, देन कुछ चीज हम प्रैक्टिस करते हैं आम के बगीचे पे, जैसे डीप ब्लॉसमिंग हो गया। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्री इन ऑन ईयर, बिकॉज ऑन ईयर में मैंने आपको बताया बहुत सारे आम आता है, बहुत सारे फ्लावर होता है, पर हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत ही लो रहता है आम का, और सारे के सारे फ्लावर भी आम होगा इसका क्या गारंटी है। तो फिर हमको फ्रूट रिजर्व रखना चाहिए, इसीलिए डी ब्लॉसमिंग हम करते हैं, मतलब फ्लावर को रिमूव कर देते हैं, सिंपल प्रोसेस। सो दैट व्हाट हैपन ना, वो फ्लावर के लिए जो न्यूट्रिएंट रिजर्व होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तो अच्छा है। विंटर सीजन में उसका फायदा लेकर हम बहुत सारे आम प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ सीजन पे। डी ब्लॉसमिंग का उल्टा होता है रिंगिंग, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, क्योंकि सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है ना। रिंगिंग आपको करना चाहिए अगस्त में, ये याद रख लीजिए, और किसी वक्त नहीं करना, क्योंकि आम के लिए खतरा हो सकता है, आम के पेड़ के लिए वो मर भी सकता है, तो फिर केयरफुल अगस्त में करना है। ऐसे क्यों करते हैं हम, रिंगिंग करने से क्या होता है, जो ब्लॉसम होता है वो ज्यादा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं हो पाता ना। ये तो पता ही होगा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हमने बचपन से
पढ़ के आते हैं ये। A ring of bark of about 1.2 centimeter wide is removed from branches of about 15 centimeter thickness। 15 centimeter thickness का bark हम रिमूव कर देते हैं। सो फिर कार्बोहाइड्रेट जा नहीं पाता, इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ब्लॉसमिंग बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे मॉडर्न तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। यह हम करते हैं क्योंकि क्रशिंग करने से हमें अच्छा वेराइटी भी मिलता है और रेगुलर बेयरिंग वेराइटीज भी मिलता है। तो फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मल्लिका मैंने पहले बता चुका हूँ। एनडीएम नीलम दशहरी को क्रश करने से मल्लिका आता है और ये एक रेगुलर वेराइटीज है। नीलसान नीलम बैंसान को क्रश करने से नीलसान आता है, ये एक रेगुलर वेराइटीज है। ये प्रीवियस स्लाइड पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और कुछ कर सकते हैं, स्प्रेइंग एथेरॉल ड्यूरिंग अक्टूबर 200 ppm at 20 days interval till flowering appears। मतलब अगर हमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, ज़्यादा फ्रूट चाहिए, तो फिर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं इथेरॉल। अक्टूबर सीजन में स्प्रे करना है, 200 ppm से ज़्यादा नहीं, ये चीज़ याद रख लीजिए। हमने अच्छा वाला वेराइटी चूज कर लिए, उसको प्लांट भी कर लिए, अच्छा सा फल भी आया, रेगुलर बियरिंग भी आया, स्टिल मैंगो में डैमेज निकला, तो फिर क्या फायदा? फाइनली हम तो लॉस में पड़े ना। इसीलिए मैंगो मालफॉर्मेशन भी देखा जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है साउथ इंडिया से कंपैरिजन में। कुछ स्पेसिस होता है स्पेसिफिकली जिनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। चौसा हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, फजरी जापानी। बॉम्बे ग्रीन कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। चौसा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ऐसे ऐसे मैं बताता रहूँगा, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो फिर आपको याद भी हो जाएगा वीडियो के बाद। और मैंगो मालफॉर्मेशन दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, फ्लोरल मालफॉर्मेशन। ये नाम से ही पता चल जाता है वेजिटेटिव क्या है, फ्लोरल क्या है। और इसका कॉज जानते हैं, बहुत सारे कॉज है, आप पता नहीं चलेगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर राइज करता है, क्यों राइज करता है? उसे तो बहुत सारे कॉज होता है। ऐसे ही मैंगो मालफॉर्मेशन का बहुत सारे कॉज है, हमको पता ही नहीं कौन सा कॉज, पर जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम कॉज जो भी है वो है फ्यूजारियम मोनोलिफॉर्म। यही वो फंगल इन्फेक्शन है जिसके लिए मालफॉर्मेशन होता है। तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली एक फंगस है, तो फिर फंगल एंटीफंगिसाइड हमको देना पड़ेगा। एंटीफंगल मतलब फंगिसाइड, स्प्रेइंग फंगिसाइड लाइक कैप्टन, थीराम, बहुत सारे फंगिसाइड नाम आपको जानना पड़ेगा। थीराम, कैप्टन, बाविस्टिन दीजिए। पर यहाँ पर हम कैप्टन देते हैं 3 ग्राम्स और बाविस्टिन भी दे सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट आता है स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज। ये एफओ में आ चुका है। क्वेश्चन था स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज किस वेराइटी में देखा जाता है ज़्यादा, तो इसका आंसर तो यहाँ पे है, पर उसके पहले स्पॉन्जी टिश्यू क्या है जान देते हैं। ए नॉन एडिबल पैच और फ्लैश डेवलप इन द मेसोकार्प रीजन। हाँ, कितने कार्प होता है आम में? अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑफ द फ्रूट एंड बिकम स्पॉन्जी सोर्स एंड येलोइश इज टर्म्ड एज स्पॉन्जी टिश्यू। ये स्पॉन्जी टिश्यू है, जरूरी नहीं है। इट इज ए फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर। ओके, ये है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर। क्यों होता है? अनहाइड्रोलाइज्ड स्टार्च की वजह से। ओके, अनहाइड्रोलाइज्ड स्टार्च की वजह से। कौन सा वेराइटी में ज्यादा देखा जाता है? अल्फांसो। अल्फांसो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, हमने अल्फांसो के बारे में बहुत सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्पॉन्जी टिश्यू को कंट्रोल कैसे करें, रिमेडियल मेजर्स क्या है, इसके बाद डिस्कस करते हैं। शॉर्ट कल्चर एंड मल्चिंग। मल्चिंग तो सबको पता ही होगा। शॉर्ट कल्चर क्या है? शॉर्ट कल्चर बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर कभी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नाम पूछना है। इसमें से कौन सा रिमेडियल मेजर है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए? ओके, ग्रोइंग मैंगो हाइब्रिड रत्ना एंड आर्का पुनीत व्हिच आर फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इसीलिए हम हाइब्रिड करते हैं। रत्ना हो गया, आर्का पुनीत हो गया, ये दोनों स्पॉन्जी टिश्यू से बचकर होते हैं। ये वैरायटी हम इस तरह इस हाइब्रिड को बनाए हैं कि स्पॉन्जी टिश्यू इनमें नहीं होगा, मतलब फंगस अटैक नहीं कर पाएगा। हार्वेस्टिंग फ्रूट्स व्हेन दे आर 3/4 मैच्योर्ड, मतलब जल्द ही हम हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर फुली मैच्योर होगा तो फिर स्पॉन्जी टिश्यू बहुत ही ज्यादा डेवलप कर जाएगा। उसके बाद आता है फ्रूट ड्रॉप प्रॉब्लम। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब फ्रूट हो जाएगा, ड्रॉप भी हो जाएगा। क्या फायदा?
आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जितना फ्लावर होगा उतना फ्रूट नहीं होगा, मतलब ओनली 0.1 to 0.25% परफेक्ट फ्लावर्स और इवन लेस डेवलप इनटू मैच्योर फ्रूट। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितना फ्लावर होगा और कितना फ्रूट होगा। द फ्रूट ड्रॉप कैन बी डिवाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट, मतलब 3 तरह के फ्रूट ड्रॉप है। पिन हेड ड्रॉप मतलब बहुत ही जल्द हो जाएगा। पोस्ट सेटिंग ड्रॉप मतलब सारे के सारे आम होगा, पकेगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। देन मे ड्रॉप, मे के महीने में ड्रॉप हो जाएगा सारे के सारे। तो फिर आप बेचेंगे कैसे? मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, तो इसको प्रिवेंट तो करना चाहिए। 2,4-D आप यूज कर सकते हैं। 2,4-D एक वीडिसाइड है, पर लोअर कंसेंट्रेशन में लेंगे तो ये एक हार्मोन है। 10 ppm और NaA मतलब एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सीजन है। 50 ppm देना चाहिए। ओके, इतना सा नहीं आएगा, सिर्फ आप याद रख लीजिए फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए 2,4-D NaA इतना काफी है आपके लिए एग्जाम के लिए। अच्छा वैरायटी देखकर लगा लिए, सारे के सारे प्रोटेक्शन दे दिए, मैंगो हो गया। अगर सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? लॉस। तो फिर कैसे पता चलेगा सही टाइम आ गया? सही टाइम जो लोग को एक्सपीरियंस है वो लोग तो वैसे ही बता चुके हैं, पर हम साइंटिफिक वे में जाएंगे। जब TSS एंड एसिडिक रेशियो एक स्टैंडर्ड होगा उसमें हम हार्वेस्ट कर देंगे। मतलब सॉल्युबल सॉलिड, ये सॉल्युबल सॉलिड है और ये एसिडिक है। ओके, इफ द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट एन इमैच्योर स्टेज देन व्हाइट पैचेस एंड द नॉर्मल एसिडिक रेशियो इज नॉट मेंटेन्ड। अगर पहले हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर ये मेंटेन नहीं हो पाएगा और व्हाइट पैचेस भी दिखेगा, जो कि कमर्शियल के लिए अच्छा नहीं है, मार्केटिंग वैल्यू लूज करेंगे हम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेट में हार्वेस्ट करेंगे, ओवर मैच्योर हो जाएगा, तो वहां पे माइक्रोबियल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट कर लेगा और फिजियोलॉजिकल स्पॉइलेज भी होगा। तो फिर सही वक्त में हार्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। साइंटिफिक वे में हम चलते हैं। जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02 होगा आप हार्वेस्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। TSS ऑफ 12 to 15% होगा तो हार्वेस्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। प्रेशर 1.75 to 2 kg होगा तभी हार्वेस्ट कर लीजिए। ओके, दिस इज ए फेयर इंडेक्स ऑफ मैच्योरिटी, ये चीज आप याद रख लिए, एग्जाम में आ सकता है। क्या TSS कितना परसेंट होगा? 12 to 15%। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 to 1.02 एंड प्रेशर 1.75 to 2। पर मैं आपको आसान सा चीज बताता हूँ, मतलब जनरली एक आम आप लेंगे, प्लग करेंगे, उसको पानी में डुबाएंगे, अगर वो डूब जाता है तो फिर वो मैच्योर हो गया है। ये एक लेमन लैंग्वेज। सो ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली कम्स टू यील्ड। सारे चीज करने के बाद हमें फिर लास्ट में यील्ड मिलता है। सो एग्रीकल्चर टॉपिक बहुत ही एंड फार्मर बहुत ही पेशेंस वाला होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, सारे के चीज करने के बाद उसे यील्ड मिलता है। तो फिर चलिए जानते हैं मैंगो में कितना यील्ड होता है। ए मैंगो यील्ड हैविंग एन एज ऑफ 5 ईयर में भी आप यील्ड कर सकते हैं ओनली 200 फ्रूट्स, बट ये कमर्शियल नहीं है, हमको ज्यादा चाहिए, हम इतना सारे चीज किए हैं ना। तो 10 to 20 ईयर्स में 500 से 1000 फ्रूट्स मीन्स पर प्लांट आपको मिल जाएगा, ये अच्छा वाला है। अगर 20 to 40 ईयर्स के बीच देखेंगे तो 1000 to 3000 फ्रूट्स, मतलब ये कमर्शियल है। मैंने आपको बताया था 10 ईयर्स के बाद आपको एक्चुअल फ्रूट मिलेगा, और उससे पहले जो भी आएगा वो बहुत ही कम होगा, हमारे एक्सपेक्ट के हिसाब से होना चाहिए ना। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। होप यू अंडरस्टूड वेल। सेव ट्री टू सेव लाइफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you. If you have any doubt, go for comment section, comment me. I will definitely answer you.